हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज एक नई नवेली स्टोरी कवर करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है ऑब्सेशन ऑफ माय डेविल हबी। ये स्टोरी काफी रोचक है, इसको आप लोग जरूर प्यार देंगे। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 1, रायचंद परिवार। अभय रायचंद, राजस्थान का भविष्य का राजा, अपनी शादी के दिन एक आश्चर्यजनक फैसला लेता है जो सभी को हैरान कर देता है। वह सुहाना जिंदल से शादी करने से इनकार कर देता है, जिससे सुहाना और उसका परिवार स्तब्ध रह जाते हैं। लेकिन अभय का फैसला यही नहीं रुकता। वह सुहाना के छोटे भाई ऋषभ से शादी करने का प्रस्ताव रखता है, जो किसी को समझ नहीं आता कि अभय ऐसा क्यों कर रहा है। ऋषभ अभय के प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे अभय के अहंकार को चोट लग जाती है। अभय को ये बात बर्दाश्त नहीं होती और वह जिंदल परिवार को अपना बंदी बना लेता है। वह बंदूक की नोक पर ऋषभ से जबरदस्ती शादी कर लेता है, जो एक दिल दहलाने वाला और रोमांचक मोड़ लेता है। ये कहानी प्रेम, अहंकार और जबरदस्ती शादी जैसे कई पहलुओं को शामिल करती है, जो आपको बांधे रखती है। अभय का फैसला और उसके परिणाम आपको सोचने पर मजबूर करेंगे कि क्या प्रेम और शादी में जबरदस्ती सही है, और क्या अहंकार की चोट का परिणाम इतना भयानक हो सकता है। तारांकन। रायचंद परिवार राजस्थान का सबसे मशहूर और अमीर खानदान था। राजस्थान में बहुत नाम था। रायचंद परिवार का पूरा राजस्थान उनके आगे झुकता था। लोग ही नहीं, सरकार भी उनके आगे झुकती थी। पिछले 100 सालों से वो राजस्थान पर राज कर रहे थे, पर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें राजगद्दी से उठाने की। अब एक नजर रायचंद परिवार पर डाल लीजिए। वंदना रायचंद, उम्र 75 साल। वंदना रायचंद परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी, इसलिए सब उनका बहुत आदर करते थे। 2 साल पहले उनके पति और महाराज वर्धमान रायचंद की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। महाराज की मौत के बाद वंदना ही सबसे बड़ी थी, इसलिए परिवार छोटे से बड़े लेकर सभी फैसले वंदना ही करती थी। 50 साल पहले वंदना ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, जिनका नाम था विराज और अभिराज। अभिराज और विराज के जन्म में बस 1 मिनट का फासला था। विराज छोटा था और अभिराज बड़ा। रायचंद परिवार की परंपरा थी कि राजा हमेशा बड़ा बेटा ही बनेगा, पर अभिराज की किस्मत ने उसके साथ बड़ा धोखा किया। बड़ा होते हुए भी उसे राजा ना बना, विराज को राजा बना दिया गया। इसके पीछे एक बड़ा कारण था। अभिराज जब 8 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट में अभिराज ने अपना एक पैर गंवा दिया था, जिस वजह से उसे राजा नहीं बनाया गया, क्योंकि कोई भी इंसान एक अपाहिज आदमी को राजा बनते हुए नहीं देखना चाहता था। अभिराज के हाथ से सिंहासन आते आते चला गया। जिंदगी भर उसे इस चीज का अफसोस रहा था। उसकी इस कमजोरी ने उसके मन में जलन और नफरत की भावना पैदा कर दी। वो अपने छोटे भाई विराज से जलने लगा। उसकी जलन ने हर हद पार कर दी थी। उसने कई बार विराज को मरवाने की कोशिश की, क्योंकि अगर एक बार विराज की मौत हो जाए तो ना चाहते हुए भी राजा की गद्दी पर उसे ही बिठाना पड़ेगा। पर उसकी हर चाल नाकामयाब रही। लेकिन इतने आसानी से अभिराज हार नहीं मानने वाला था। उसने सोच लिया था जो वो नहीं कर पाया वो उसका बेटा करेगा। पर किस्मत ने एक बार फिर उसके साथ खेल खेला। शादी के 2 साल तक उसे कोई संतान पैदा नहीं हुई। इस बीच विराज को के लड़का हो गया। 5 साल बाद अभिराज को भी एक लड़का हुआ, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विराज का बेटा 2 साल का हो चुका था। नियम के अनुसार राजा वही बनता है जो परिवार में बड़ा बेटा होता है। अभिराज का बेटा विराज के बेटे से 2 साल छोटा था। अभिराज को एक बार फिर मुंह की खानी पड़ी, पर अभी भी उसने हार नहीं मानी थी। जो जहर उसके मन में था वही उसने अपने बेटे के मन में भर दिया। अब उसका बेटा भी राजगद्दी के ख्वाब देखते रहता है। विराज की पत्नी का नाम सुशीला था। वो सिर्फ नाम की ही सुशील नहीं थी, वो किरदार से भी एक सुशील औरत थी। एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी देवरानी की पूरी भूमिका उसने ईमानदारी से निभाई। सुशीला और विराज का एक बेटा था जिसका नाम था अभय रायचंद, जिससे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करते थे। वही अभिराज की पत्नी का नाम कामिनी था। कामिनी भी बिल्कुल अभिराज जैसी सोच वाली ही थी। उसके मन में भी वही जलन, गुस्सा, नफरत भरी थी।
राम मिलाए जोड़ी थी उनकी। अभिराज और कामिनी का एक बेटा और एक बेटी थे जिनका नाम था अधिक और काजल। अधिक एकदम अपने माँ बाप की कॉपी था, वही काजल बिल्कुल उनसे अलग थी, एकदम मासूम सी प्यारी सी। कामिनी की एक खासियत थी, वो बहुत अच्छी अदाकारा थी, सबके सामने वह बहुत अच्छे से बनकर रहती थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस औरत की मन में इतनी नफरत हो सकती है। राजमहल राजमहल को बहुत खूबसूरत तरह से सजाया हुआ था। हर जगह सुंदर सुंदर खुशबूदार फूल और जगमगाती सुंदर लाइट्स लगाई हुई थी। ऊपर से जलते हुए दिए तो महल की खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। सजावट के साथ महल के अंदर आज शाही खाना भी तैयार की गया था। इतना ही नहीं, आज आसपास के 50 गांव को भी दावत दी गई थी। इसके साथ साथ गरीबों को भी तरह तरह के उपहार दिए गए थे। एपिसोड 2, ऋषभ जिंदल। दरअसल पूरे 5 साल बाद रायचंद परिवार का सबसे बड़ा बेटा अभय रायचंद वापस लौट रहा था। आज से 5 साल पहले अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अभय जर्मनी गया था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसलिए अब वो वापस इंडिया लौट रहा था, क्योंकि जल्द ही उसका राज्य अभिषेक होने वाला था और साथ में उसकी शादी की तैयारी भी शुरू हो चुकी थी। वंदना ने 1000 से ज्यादा लड़कियों की लिस्ट बना ली थी। अभय जिस भी लड़की के लिए हाँ बोल देगा उसी से उसकी शादी तय हो जाएगी। वही अब आपकी मुलाकात होगी सेकंड मैन लीड से। जिंदल मेंशन में जोर शोर से शराबा हो रहा था। जिंदल मेंशन की राजकुमारी लाडली सुहाना जिंदल का आज बर्थडे था। सुहाना आज पूरे 25 साल की हो गई थी। उसके 25 साल की होने की खुशी में जिंदल मेंशन में एक बड़ी पार्टी रखी गई थी, जिसमें राजस्थान के बड़े बड़े परिवार के लोग शामिल थे। पार्टी में वंदना रायचंद भी मौजूद थी। पार्टी में 2 सेक्शन थे, एक में सभी बड़े मौजूद थे और दूसरे में सभी बच्चे। केक कटिंग सेरेमनी के बाद बच्चे और बड़े अपने अपने जगह चले जाते हैं। सुहाना ने अपने दोस्तों के लिए महल के पीछे एक प्राइवेट पूल पार्टी रखी थी। केक कटिंग करने के वक्त सुहाना ने साड़ी पहन रखी थी, लेकिन केक कटिंग करने के बाद तुरंत उसने एक शर्ट ड्रेस पहनी और अपने दोस्तों के साथ पार्टी में शामिल हो गई। पार्टी में वंदना रायचंद आई हुई थी। सुहाना को उसके सामने एक शरीफ सभ्य सुशील लड़की की चाहत को प्रेजेंट करना था, ताकि वो अपने पोते अभय के लिए उसे पसंद कर ले। राशि जिंदल सुहाना की मां और विजय जिंदल सुहाना का पिता वंदना को अपनी मीठी चुपड़ी बातों में फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे वह वंदना को अपने जाल में फंसाने की। वंदना भी काफी हद तक उनकी बातों से प्रभावित नजर आ रही थी। राशि और विजय जितना फेंक सकते थे उतना फेंक रहे थे। उन्होंने वंदना को बताया सुहाना 1000 प्रकार के राजस्थानी पारंपरिक भोजन बनाना जानती है। पर सच तो ये था, सुहाना खान तो क्या, सुहाना को तो चाय भी नहीं बनानी आती थी। जिंदल परिवार की राजकुमारी ने आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा था। उनका बस एक मकसद था, किसी भी तरह सुहाना की एंट्री हो जाए रायचंद परिवार में। उसके बाद अगर उन्हें उसका सच पता भी चल गया तो कोई फायदा नहीं होने वाला। चाहकर भी रायचंद परिवार उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बदनामी के डर से वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक लड़का जूस की ट्रे लेकर आता है। लड़के को देख वंदना की भौहें तन जाती है। तुम ये काम क्यों कर रहे हो चिराग, हो तुम इस खानदान के और तुम नौकरों की तरह जूस सर्व कर रहे हो, तुम पर ये काम शोभा नहीं देता है। वंदना की बात सुन राशि और विजय घबरा जाते हैं। राशि सोफा पर से उठती है और ऋषभ की तरफ बढ़ जाती है। हाँ बेटा ऋषभ, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? ये काम तुम्हारा नहीं है बेटा, राशि गुस्से भरी आंखें ऋषभ को दिखाते हुए कहती है। उसकी गुस्से भरी आंखें देख ऋषभ अंदर तक कांप उठता है। बेटा ये ट्रे मुझे दो और जाकर आराम करो। ऋषभ हाँ में सर हिलाता है और राशि के हाथ में तुरंत वहां से भाग जाता है। राशि गुस्से भरी निगाहों से उसे जाते हुए देखती रहती है। जब इसे उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तो एक नकली मुस्कान चेहरे पर और वह वापस वंदना की तरफ पलट जाती है। क्या करूं मैं, इस लड़के का एक नहीं सुनता है। कितनी बार मैंने उसे समझाया कि वो इस घर का चिराग है, पर वह मेरी सुनता ही नहीं। कुछ ज्यादा ही शांत और अच्छे स्वभाव का है वो, वंदना मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ बिल्कुल, राशि नकली मुस्कान होठों पर सजाए हुए कहती है। ऋषभ जिंदल, जिंदल परिवार का इकलौता वारिस।
15 साल पहले ऋषभ के माता पिता की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी। ऋषभ उस वक्त सिर्फ 6 साल का था। उसके माता पिता की मौत होते ही उसकी बुआ राशि जिंदल अपने पति और बेटी के साथ उनके मेंशन में आ गए। ऋषभ की देखभाल करने पर सच तो ये था कि वाह अरे ऋषभ के लिए नहीं, ऋषभ के पीछे पहाड़ जितनी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए आए थे। उसके माँ बाप की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी ऋषभ के नाम ऑटोमेटिक हो गई थी। उस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए वह दोनों यहाँ आए थे, पर अब तक वह प्रॉपर्टी अपने नाम नहीं कर पाए थे और शायद कभी इस प्रॉपर्टी को अपने नाम कर भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने एक नया रास्ता खोजा। उन्होंने सोचा वो ऋषभ को डरा धमका कर हमेशा अपने पास रखेंगे और उसकी प्रॉपर्टी पर ऐश करेंगे। बचपन से ही उन्होंने ऋषभ को बुरी तरह डरा कर रखा। ऋषभ उनसे नजरें मिलाकर तक बात नहीं करता था। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये ऋषभ हमेशा इतना सहमा सहमा सा क्यों नजर आता है? उसे तो एकदम मजबूत और ठोस होना चाहिए, बिल्कुल मेरे पोते अभय की तरह। जी अब क्या बताओ आपको, जब से भाईसा और भाभीसा की मौत के बाद से वो ऐसा ही है। उसे गहरा सदमा लगा था उनकी मौत से, वो अब तक उस सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। हमने बहुत कोशिश की पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऋषभ का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं बदला। हम हुआ तो बहुत बुरा है, बच्चे के साथ इतनी छोटी उम्र में माँ बाप का साया सर पर से उठ गया। एपिसोड 3 दादी ने पसंद किया सुहाना को। वही दूसरी और सुहाना अपने दोस्तों के साथ प्राइवेट पार्टी कर रही थी। संजना अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक की जा रही थी। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से उसका सर चकराने लगा था। उसके कदम लकदाने लगे, तभी उसकी भैंस बिगड़ जाता है, वह गिरने लगती है, पर तभी दो मुजुबत बाहें उसका हाथ पकड़ उसे थाम लेती है। विक्की सुहाना के होठों पर बड़ी मुस्कान तैर जाती है। विक्की मुस्कुराता है और सुहाना को ऊपर उठाता है। मुझे लगा तुम नहीं आओगे। अरे मेरी जान, मुझे बुलाए और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता है? विक्की मुस्कुराते हुए कहता है। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू विक्की। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ। तुम्हारी होने वाली दादी सासू माँ तुम्हारी तारीफ सुन काफी इम्प्रेस नजर आ रही थी। इम्प्रेस तो उसे होना पड़ेगा ही, मॉम और डैड प्रो प्लेयर है, हर बॉल पर छक्का कैसे मारना है उन्हें अच्छे से पता है। सुहाना शादी के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? क्या बोल रहे हो विक्की, प्यार हो तुम मेरा, मैं कभी तुम्हें भूला नहीं सकती। यह शादी तो बस मैं नाम के लिए कर रही हूँ, दिल से तो मैंने तुम्हें ही अपना पति माना है। और तुम परेशान मत हो, बस एक बार प्रॉपर्टी मेरे हाथ में आ जाए फिर उसे डीच कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी और फिर हम दोनों हमेशा की स्विट्जरलैंड शिफ्ट हो जाएंगे और वहां अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। सुहाना बेबी, दिल पर पत्थर रख तुम्हें वहां भेज रहा हूँ। समझ रही हूँ विक्की, तुम्हारे लिए ये मुश्किल है पर हमें करना होगा। विक्की हाँ में सर हिलाता है। साड़ी पहनना कितना हेक्टिक है। तुमने साड़ी पहनी थी? हाँ, मॉम ने बोला था। वंदना रायचंद के आगे मुझे अच्छा इंप्रेशन बनाना था। छोड़ो ये सब, चलो डांस करते हैं। सहाना विक्की का हाथ पकड़ डांस फ्लोर पर चला जाता है। वही दूसरी और राशि के धमकाने के बाद ऋषभ सीधा अपने रूम में आ जाता है और एक कोने में सिमट कर बैठ जाता है। तभी एक तेज आवाज के साथ कमरे का दरवाजा खुलता है और गुस्से से दंडनाते हुए राशि आती है और जल्दी से दरवाजा अंदर से बंद कर ऋषभ के पास जाती है। राशि को इतने गुस्से में देख ऋषभ खुद में सिमटने लगता है। तुझे किसने बोला था वंदना के सामने जूस की ट्रे लाने को? पता है कितने सवाल पूछ रही थी वो, सो बहाने लगा उसका मुंह बंद करवाया है मैंने। क्या जरूरत थी तुझे उसके सामने आने की? जानबूझकर उसके सामने आया था ताकि सुहाना की शादी उस घर में ना हो पाए। नहीं नहीं बुआ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उनके सामने मुझे ड्रिंक सर्व नहीं करनी, मैंने तो बाकियों की तरह उनके सामने ड्रिंक सर्व कर दी। अब पता चल गया ना तुझे, तो अब कान खोल कर सुन, आज के बाद उसके सामने ये सब मत करना और इससे भी अच्छा रहेगा कि तुम उसके सामने आओ ही ना। समझ गए? ऋषभ तुरंत हाँ में सर हिला देता है। और आज तूने जो कांड किया है ना, इसकी सजा तो तुझे मिलेगी ही। आज रात तुझे खाना नहीं मिलेगा। ये सुन ऋषभ की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। बुआ ऐसा मत कीजिए, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक दिन खाना नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। सुबह खाना नहीं खाया वह तुम्हारी दिक्कत है, मेरी नहीं।
आज रात तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तभी तुम्हें अक्ल आएगी। ये कह राशि वहां से चली जाती है। ऋषभ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुबह उसने कुछ नहीं खाया था। राशि ने सुबह से उसे काम पर लगा रखा था। उसे इतनी भी फुर्सत नहीं थी कि वह कुछ खाना खा सके। उसने सोचा था शाम को जब पार्टी खत्म हो जाएगी तो वो आराम से खाना खा लेगा, लेकिन राशि ने उसके रात के खाने पर रोक लगा दी। राशि और विजय ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी। उसे टॉर्चर करने में घर का मालिक होते हुए भी उसे नौकर की तरह ट्रीट किया जा रहा था। तारांकन। कुछ पल जिंदल मेंशन में ठहरने के बाद वंदना वहां से निकल जाती है, क्योंकि आज उसका पोता आने वाला था। सबसे मिलकर वंदना वापस राजमहल आ जाती है। महल पहुंचते ही वो सभी सदस्यों को हॉल में इकट्ठा कर लेती है। अभिराज, मासा आपने हम सभी को यहाँ क्यों बुलाया है? कामिनी भी उसका साथ देते हुए कहती है, हाँ मासा, यहाँ बुलाने की कोई खास वजह है। मुझे आप सभी को एक जरूरी बात बतानी है। मैंने अभय के लिए लड़की पसंद कर ली है। ये सुन सुशीला के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। वो बहुत समय से इस पल का इंतजार कर रही थी। मासा, आपने लड़की पसंद कर ली? हाँ सुशीला। कौन है? कैसी है? सुशीला तुरंत बोलती है, बहुत अच्छी और संस्कारी लड़की है। कौन है वो? जिंदल साहब की बेटी सुहाना। सुहाना? मैं मिल चुकी हूँ उससे, बहुत प्यारी बच्ची है। मासा, आपने एकदम अच्छी लड़की ढूंढी है हमारे अभय के लिए। बस अभय आ जाए और आते ही उनका रोका कर देंगे और 2 दिन के अंदर अंदर उनकी शादी। सुशील और विराज काफी खुश नजर आ रहे थे। वही कामिनी और अभिराज को इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। अभय के आते ही मैं उससे इस बारे में बात करूंगी। वैसे अब तो खबर आया क्यों नहीं? शाम के 7 बजे का नाम लिया था उसने, 7:30 हो गए हैं, अब तक क्यों नहीं आया वो? कॉल कर कर पूछो उसे कहाँ रह गया वो। मासा, कुछ देर पहले ही उसका कॉल आया था। उसने बताया जेट में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिस वजह से वह 1 घंटे लेट चला था। उसको अभी आने में 1 घंटा और लगेगा। अच्छा ठीक है। एपिसोड 4, अभय का गुस्सा। मासा, कुछ देर पहले ही उसका कॉल आया था। उसने बताया जेट में कोई तकनीकी खराबी आ गई थी जिस वजह से वह 1 घंटे लेट चला था। उसको अभी आने में 1 घंटा और लगेगा। अच्छा ठीक है। हम अपने कमरे में जा रहे हैं, अभय के आने के कुछ देर पहले हमें बता देना। जी मासा, सुशीला जवाब देती है। वंदना के जाने के बाद अधिराज और कामिनी भी तुरंत अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में आते ही कामिनी गुस्से से इधर उधर चक्कर काटने लगती है। मुझे समझ नहीं आता उस अभय के आने पर इतना बड़ा जश्न क्यों मनाया जा रहा है, और ये मासा तो खुशी के मारे फुल्ले नहीं संभाल रही। कभी हमारे अधिक के आने पर तो इन्हें इतनी खुशी नहीं होती, वो भी तो इनका पोता है। राजा की गद्दी पर अब बैठने वाला है वो, तो जाहिर सी बात है कि मानसा का झुकाव उसी की तरफ ही होगा जैसे हमेशा उनका विराज की तरफ रहा है। जो आपके साथ हुआ वह मैं अपने बेटे के साथ नहीं होने दूंगी। राजा तो मेरा बेटा ही बनेगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हर हद पार कर दूंगी मैं इस बार। ये कहते वक्त कामिनी की आंखें अंगारे की तरह लाल हो उठी थी। तारांकन। शाम के 7 बज रहे थे। वंदना अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वहां दौड़ते हुए एक नौकर आता है। महारानी राजकुमार का जेट एयरपोर्ट पर लैंड हो चुका है। आधे घंटे के अंदर वो पहुंच जाएंगे। अच्छा चलो मैं आती हूँ। वंदना जल्दी से बिस्तर पर से उठती है और कमरे से बाहर निकल जाती है। जयपुर एयरपोर्ट पर एकदम से भागदौड़ मच गई थी। राजस्थान का होने वाला राजा आ रहा था, ये कोई छोटी बात नहीं थी। राजस्थान में राजा को बहुत मान सम्मान दिया जाता था। कुछ लोग तो उन्हें अपना भगवान तक मान उनकी पूजा करते थे। राज परिवार में बहुत गरीब लोग और असहाय लोगों की मदद की थी। आज राजस्थान में कोई इंसान भूख नहीं सोता था। सबके बदन पर कपड़े और सर पर एक छत थी। इसका पूरा श्रेय राज परिवार को जाता था। उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, उसी के नतीजे वश लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। एयरपोर्ट पर 100 के करीब गाड़ियां पहुंच चुकी थी। जगह सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए गए थे। 6:20 पर अभय रायचंद का जेट एयरपोर्ट पर लैंड करता है। जेट से उतरते ही सिक्योरिटी चारों ओर से अभय को घेर लेती है और सेफली उसे एक कार में बिठा देती है। 1 घंटे बाद गाड़ियों का काफिला राजमहल के अंदर आकर रुकता है।
गार्ड्स अभय के लिए दरवाजा खोलते हैं। अभय जैसे ही कार से उतरता है, सबकी नजर उस पर थम सी जाती है। 6'3" हाइट, शार्प जॉ लाइन, परफेक्टली सेट हेयर्स, मुस्कुलर बॉडी। अभय किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। लकड़ियों की तो उस पर से नजर हट ही नहीं रही थी। दरवाजे पर सारा परिवार खड़ा था। वंदना के हाथ में पूजा की थाली थी। अभय सबसे पहले अपनी दादीसा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेता है, फिर एक एक कर बाकी लोगों के पैर छूता है। फिर वंदना उसकी आरती उतारती है। आरती होने के बाद सब अंदर जाते हैं। सफर की वजह से अभय को थकान हो गई थी तो उसे दादीसा कमरे में आराम करने के लिए भेज देती है। 8 बजे पूरा परिवार फिर से एक बार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा होता है। अभय बेटा, हमें तुमसे जरूरी बात करनी है। जी दादी सा बोलिए। अभय, हमने आपके लिए लड़की पसंद कर ली है। जैसे ही अभय ये बात सुनता है उसकी मुठियां कस जाती है। दादी सा, मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि मुझे शादी नहीं करनी, फिर आप क्यों मेरे लिए लड़कियां ढूंढ रही है? तो हम भी आपसे पहले कह चुके हैं कि आपको शादी करनी पड़ेगी, और अगर आपकी शादी नहीं की तो आप राजा नहीं बन पाएंगे। जानते हैं ना, हमारे परिवार की परंपरा है, कोई कुंवारा इंसान राजा नहीं बन सकता। आपको शादी तो करनी ही पड़ेगी। मैं शादी नहीं करूंगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। और बेहतर होगा कोई मुझे फोर्स ना करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं शांत हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग कुछ भी करें, अभय ठंडी आवाज में कहता है और गुस्से से कुर्सी को धक्का मारते ही वहां से निकल जाता है। ये देख वंदना की मुठियां कस जाती है। ये लड़का तो कभी हमारी बात सुनता ही नहीं। माँ, अब गुस्सा मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगी। सुशीला हमारी तो कभी नहीं सुनने वाला, एक तुम ही हो जिसकी वह थोड़ी सुन लेता है। उसे समझाओ कुछ। जी माँ सा, मैं उससे बात करूंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। मेरे पास एक तरीका है मैं जिससे उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वही कामिनी और अभिराज के चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। उन्हें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अभी नहीं शादी से मना करके उनका सारा काम आसान कर दिया। वही अभय गुस्से से कार में बैठ महल से बाहर निकल जाता है। वो फुल स्पीड से कार को चला रहा था। उसकी आंखें मौत सी ठंडी थी। जब भी उसकी शादी का जिक्र होता था, पता नहीं उसे क्या हो जाता था। एकदम से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता था। 20 मिनट बाद कार एक सुनसान सी जगह आकर रुकती है। वहां गहरा जंगल था। अभय कार से बाहर उतरता है और जंगल के अंदर घुस जाता है। 200 मीटर चलने के बाद अभय रुक जाता है। सामने का नजारा देख अभय का गुस्सा काफी शांत हो गया था। सामने एक खूबसूरत लेक थी। इसके आसपास बहुत सुंदर सुंदर खूबसूरत फूल भी लगे हुए थे। रात के अंधेरे में झील के पानी में चंद्रमा की छवि नजर आ रही थी, जो उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा रही थी। अभय वही जमीन पर बैठ जाता है। एपिसोड 5। कितना गुस्सा है इस आदमी में। ऋषभ के दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था। राशि ने उसे घर से बाहर निकलने से मना कर दिया था, इसलिए ऋषभ चोरी छुपे घर से निकल जाता है। ऋषभ अपने दोस्त से मिलकर हॉस्पिटल से ऑटो ले घर के लिए निकल जाता है, पर तभी बीच रास्ते में एकदम से ऑटो बंद पड़ जाता है। ऑटो ड्राइवर ने कहा कि ऑटो ठीक होने में 1 घंटा लग जाएगा। ऋषभ के पास इतना समय नहीं था, इसलिए वो पैदल ही निकल जाता है। ऋषभ 500 मीटर चला ही था कि इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। बारिश होने के बाद भी ऋषभ रुकता नहीं, लगातार आगे कदम बढ़ाता रहता है। अगर उसकी बुआ फूफा को पता चल गया तो वो उसकी जान ले लेंगे। उन्होंने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए थे, जब तक सुहाना की शादी अभय से ना हो जाए वह घर से बाहर न निकले। कुछ देर वहां ठहरने के बाद अभय वहां से निकल जाता है, क्योंकि एकदम से मौसम खराब हो गया था, किसी भी वक्त बारिश शुरू हो सकती थी। अभय कार के पास पहुंचा था कि इतने में तेज बारिश शुरू हो गई। अभय तेजी से कार के अंदर चला जाता है और तुरंत कार शुरू कर वहां से निकल जाता है। अभय बारिश की वजह से स्लो ड्राइव कर रहा था। बारिश में तेज ड्राइव करना अनसेफ था। टायर फिसल सकते थे और बिल्कुल बगल में ही खाई थी, तो अभय एक्स्ट्रा सेफ्टी के साथ कर चला रहा था। तभी एकदम से उसकी नजर किसी पर पड़ती है। एक लड़का तेज बारिश में बिना छाते के सुनसान रोड पर अकेले चल रहा था। ये देख अभय को अजीब लगता है।
वो उस लड़के के बिल्कुल बगल में कार रोक देता है। लड़का कोई और नहीं ऋषभ था। अपने बगल में कार रुकते देख वो घबरा जाता है। उसे लगा शायद उसकी बुआ को उसके बारे में पता चल गया और अब वो खुद उसे लेने आई है। अभय कार का मिरर नीचे करता है। जैसे ही ऋषभ देखता है कार में बुआ नहीं कोई और है, उसकी उखड़ी सांस वापस नॉर्मल हो जाती है। वो एक नजर अभय की ओर देखता है फिर आगे बढ़ जाता है। ये देख अभय की भौहें सिकुड़ जाती है। अभय फिर से कार स्टार्ट कर देता है और एक बार फिर ऋषभ के पास कार रोक देता है और जोर से हॉर्न मारने लग जाता है। ऋषभ एक बार फिर कदम ठहर जाते हैं। अंदर बैठो, अभय कार का दरवाजा खोलते हुए ठंडी आवाज में कहता है। देखिए आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। मैं एक शरीफ परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। शुरू में तो अभय को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन थोड़ा दिमाग पर जोर डालने के बाद अभय को उसकी बात का मतलब समझ आया। अभय की आंखें हैरानी से फैल गई। ये लड़का उसे गलत समझ रहा था। मैं भी वो नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। इतने रात को अकेले जाना सेफ नहीं है, इसलिए चुपचाप कार में आकर बैठ जाओ। शुक्रिया, पर मैं आपके साथ कार में नहीं आ सकता। आप जाएं, मैं मैनेज कर लूंगा, ऋषभ धीमी आवाज में कहता है। ऐसे कैसे वो किसी अनजान आदमी पर भरोसा कर उसकी कार में बैठ जाता। ऋषभ एक बार फिर अभय को इग्नोर कर बढ़ जाता है। गुस्से से अभय की स्टीयरिंग पर पकड़ कस जाती है। अभय को गुस्सा बहुत आता था। जब चीज उसके हिसाब से ना चले तो उसका गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता था। अभय गुस्से से कार से बाहर उतरता है और ऋषभ के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अभय को अपने सामने ऋषभ चौंक जाता है। कार में बैठो, अभय ठंडी आवाज में कहता है। अरे आप तो पीछे ही पड़ गए, मैंने कहा ना मुझे आपके साथ नहीं बैठना। मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, मैं खुद चला जज। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही अब आगे बढ़ाकर उसे उठाकर अपने कंधे पर डाल देता है और उसे जबरदस्ती कार में बिठा देता है, फिर खुद भी कार में आकर बैठ जाता है। ऋषभ जोर जोर से दरवाजा पीटने लग जाता है। यह क्या बदतमीजी है, जाने दो मुझे वरना मैं चिल्लाना शुरू कर दूंगा। अपना मुंह बंद करो वरना कभी बोलने लायक छोड़ूंगा नहीं। अभय ने ये बात इतनी गुस्से में कही थी कि ऋषभ अंदर तक सहम जाता है। ऋषभ अपना मुंह बंद कर लेता है। कहाँ रहते हो? ऋषभ कोई जवाब नहीं देता, चुप रहता है। ये देख अभय की भौहें तन जाती है। कुछ पूछा है मैं तुमसे, मुंह में जुबान नहीं है ना? तो बोलो, क्यों नहीं रहे? किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो? आपने तो कहा था कि अब कुछ मत बोलना। कहाँ रहते हो बताओ? अभय ठंडी सांस छोड़ते हुए कहता है। इंदिरा पार्क बी ब्लॉक हाउस नंबर 264। 15 मिनट बाद कार ऋषभ के बताए हुए एड्रेस के बाहर रुकती है। उतरो जी, तुम्हारा घर आ गया, बाहर उतारो। अभय गुस्से से उसे घूरते हुए कहता है। जी जी। ऋषभ तुरंत कार से उतर जाता है। कार से उतरने के बाद ऋषभ अभय को थैंक यू कहने वाला होता है कि उससे पहले अभय कार स्टार्ट कर देता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। ये देख ऋषभ की आंखें सिकुड़ जाती हूँ, अजीब आदमी है, बिना मांगे जबरदस्ती हेल्प कर देता है। थैंक यू सुनने से पहले चला गया है। और कितना गुस्सा है इस आदमी में, भगवान बचाए, इसकी बीवी को पता नहीं कैसे इसे झेलेगी। मुझे क्या, मैं थोड़ी ना इसकी बीवी बनने वाला हूँ। ऐसे इंसान से शादी करने से अच्छा चुल्लू भर पानी में डूब मर जाऊं। ऋषभ चारों ओर नजर घूमता है। जब उसे कोई नजर नहीं आता तो वो चुपके से अंदर चला जाता है। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।